ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हसीन जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजन लाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा श्री मदन गोपाल मेघवाल साहब, उनसे जो हमारी व्यक्तिगत मुलाकातें हुई हैं उसमें उनके विचार हमने सुने और उनके विचार बिल्कुल हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में वो उनके विचार हैं जो हमें संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री मदन गोपाल मेघवाल साहब। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं उनके सामाजिक गुरु महात्मा फूले की जयंती में सिर्फ 3 दिन का अंतराल है, जिसको एक संयुक्त समारोह के रूप में जो आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के मंच में विराजमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सम्माननीय टीकाराम जी जूली साहब, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, हमारे जयपुर हेरिटेज की मेयर साहिबा श्रीमती मुनेश जी गुर्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, सम्मानित मंच सामने विराजमान ऑल इंडिया SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी मीणा साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक मार्गदर्शक नवीन डागी साहब, बहल साहब, और थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र से पधारी हुई टीम अनिरुद्ध जी बनकर और उनकी टीम, सभी का बहुत बहुत सम्मान। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अभी कई चीज़ें सामने आई थी जिसके अंदर हम एक चिंता करते हैं, हमेशा हमारे संविधान खतरे में है। आयु संविधान वाकई खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में कैसे पड़ गया और संविधान को खतरा किससे है और कैसे है, यहां तक जानना जरूरी है। इससे जानने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि इस खतरे का उपाय क्या है। खाली सिर्फ खतरा जान लेने से खतरा टलता नहीं है। कबूतर जैसे बिल्ली को देख तो लेता है खतरा आ रहा है, लेकिन आंखें बंद कर लेता है, इससे खतरा टल थोड़ी जाता है, उल्टा खतरे के आने की गति आपकी तरफ बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही आज संविधान को खतरा इसलिए हो गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन से। कल ही हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इसकी बहुत अच्छी समीक्षा की थी कि जब इंस्टीट्यूशन खतरे में होता तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में होता है। और आज हकीकत यह है कि संविधान की रक्षा करने का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, और उसके बाद जितने भी तमाम तरह के जो आयोग बनाए गए हैं, चाहे वो चुनाव
चुनाव आयोग हो, चाहे वो कैग हो, चाहे जितने भी इस तरह के जितने भी है, चाहे वो SC आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, इन सब आयोगों का आज एक तरह से अस्तित्व सिर्फ मृत प्राय सा अस्तित्व है। वो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसकी असली कारण आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जिस तरह की केंद्र में व्यवस्था है सरकार की, उनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन संविधान को वो सीधा खत्म तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल दिया है। इस बात को इलाज भी हमें ढूंढना होगा। इलाज ढूंढने की जब बारी आती है तो हम सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार एक हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे रहते थे। 100 बच्चों के अंदर 20 बच्चे ऐसे थे जो दलिया खाते थे। जो हॉस्टल चल रहा, जो कैंटीन का मालिक था, वो हमेशा ही दलिया बना के रख देता था। तो लोगों ने विरोध किया, 80 लोगों ने विरोध किया, नहीं ये दलिया नहीं चलेगा, हम नहीं खाएंगे, रोज रोज का दलिया बना के रख देते हो। तो उसने कहा ठीक है साहब, वोटिंग करवा देते हैं हम आपकी। तो वोटिंग की बात आई तो किसी ने 19 ने तो पोहे के पक्ष में दे दिया, किसी ने और किसी के पक्ष में दे दिया, किसी ने पराठे के पक्ष में दे दिया। ऐसे करते करते हालत ये हो गई कि वो 20 वाला जीत गए। वो 80 होते हुए भी आज भी दलिया खाने को मजबूर है। तो हम जब तक, जो अभी हमारे से पहले एक वक्ता ने कहा था कि मैं बाबा साहब ने वोट के रूप में अधिकार दिया है, वोट जितना बड़ा अधिकार है उससे बड़ी हमारा दायित्व भी है, एक जिम्मेदारी भी है। इस वोट का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस प्रकार से हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और इसके नाम पर बट के वोट डालते हैं, ये हकीकत में देखा जाए तो ये बाबा साहब और महात्मा फूले, गौतम बुद्ध, उनके विचारों के खिलाफ है। हमें बाबा साहब या इनके नाम पर अंधभक्त नहीं बनना है। इन लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने तो इतनी तक हमें आजादी दी है कि आप खुद सोचो, समझो, विचार करो और फिर अगर आपको श्रेष्ठ लगे तो मानिए। उन्होंने कहा था कि मैं शब्द को प्रमाण नहीं मानता, किसने कहा है, किस ग्रंथ में लिखा है, किस साहित्य में लिखा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके खुद के समझने से होगा। तो हमें महात्मा फूले ने, बाबा साहब ने जो शिक्षा का दिया था, शिक्षा महज इतना ही नहीं है कि आपने 4 किताबें पढ़ ली, 4 लाइनें याद हो गई। शिक्षा तभी तक कुछ भी मायने नहीं रखती जब तक शिक्षा के साथ सद्गुण ना जुड़े। मैं अक्सर कहता हूँ, शिक्षा अकेली अगर कोई सद्गुण होती और शिक्षा में अकेली में ताकत होती तो ये जो लोग पैसे लेके भाग गए हैं, आतंकवादी हैं, ये है, पढ़े लिखे तो वो भी, उनके पास भी पढ़ाई लिखाई है। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़े लिखे थे। खाली पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। बाबा साहब भी सिर्फ पढ़ाई के कारण से महान नहीं बन गए थे। बाबा साहब ने जो पढ़ाई हासिल की, फिर उस पढ़ाई का इस्तेमाल उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुख सुविधाओं, लालच का सबका बलिदान करके, त्याग करके, जिस प्रकार से हम हर एक वंचित व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। वो जिस उम्र में गए थे वो उनके जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन इनकी चिंता के अंदर ये किया। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस नारी जाति के लिए, संपूर्ण नारी जाति के लिए बाबा साहब ने काम किया, उनको, बाबा साहब को, महात्मा फूले को, ऐसे महापुरुषों को किसी जाति बंधन में बांध देना इन महापुरुषों के साथ अन्याय है। चाहे वो अन्याय करने वाले हम हों, चाहे वो दूसरे हों। हमने तो ये अन्याय करके छोड़ दिया उनके साथ कि ये सिर्फ हमारे ही हैं, किसी और के नहीं है। और उन लोगों ने ये अन्याय करके उनके कर दिया कि ये तो उनके, हमारे नहीं है। ये महापुरुषों के विचारों के साथ अन्याय है। मैं ज्यादा समय, लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है। माननीय CM साहब पधारने वाले हैं, हम सब उनको सुनेंगे। लेकिन मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ समस्या को पहचानना नहीं है, समस्या को पहचानना भी है और फिर उसका अच्छा इलाज भी करना है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, फिर दवाई लिखता है। एक डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन जो जो हम आगे जाते हैं, समस्या बढ़ती जाती है, त्यों और स्पेशलाइजेशन होता चला जाता है। इसी प्रकार से आज हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना है। राजनीतिक समस्या का उपाय अलग है, आर्थिक समस्या का उपाय अलग है, सामाजिक समस्या का उपाय अलग है, धार्मिक समस्या का उपाय अलग है। इन सबको मिक्स मत करिए, स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है। आप सबने बड़े ध्यान और मान से सुना, आदर मान दिया, इसके लिए आयोजकों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस।